पैथेटिक। जैसे एक्सपेक्ट किया वैसी नहीं। बेकार पिक्चर है। आप कर दो भाई। बदले भाई पिक्चर। जैसा कि आप ये रिएक्शंस देख सकते हैं, ये उस टाइम की ऑडियंस का रिएक्शन है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि उस टाइम की ऑडियंस को रॉकस्टार कुछ इतनी भी ज्यादा पसंद नहीं आई थी जितनी आजकल के लोग उसके तारीफों के बुलंदे मानते हैं। तो सवाल ये है कि रॉकस्टार क्या सच में हेड ऑफ इट्स टाइम थी? जो लोग आजकल उसको मास्टरपीस का दर्जा देते हैं वो सही है, या फिर उस टाइम की ऑडियंस सही थी? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि रॉकस्टार सच में कुछ इतनी भी ज़्यादा खास नहीं थी। सिर्फ हमने उसको इतना खास बना के रखा है क्योंकि हम उसे नॉस्टैल्जिया के चश्मे पहनकर देखते हैं और इसी वजह से हमने उसे मास्टरपीस और कल्ट क्लासिक का दर्जा दे दिया है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास स्टोरी टेलिंग फ्लोज, स्पेशली इन फर्स्ट हाफ। नो डाउट इम्तियाज़ अली बहुत बड़े और बहुत विजनरी डायरेक्टर हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग हमेशा से अच्छी रही है और बहुत शानदार डायरेक्टर है। आगे चल के आपको हमारी चैनल पे उनकी तारीफ मिलती रहेगी, लेकिन इस मूवी में उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट हाफ में स्पेशली। मैं सेकंड हाफ की बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा ही ड्रैग और अब्रप्ट फील होता है। कभी तो पेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है और कभी कभी पेसिंग एकदम ही स्लो हो जाती है। लाइक इम्तियाज़ अली ने अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पेस डिसाइड करी है मूवी की, जो कि एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मूवी स्टार्ट होती है एक कॉन्सर्ट से, एक धमाकेदार कॉन्सर्ट से, फिर वो मूवी जस्ट कट और दिल्ली आ जाती है। बहुत आइकॉनिक कट है वो, जो भी मैं कहना चाहूँ वाला, लेकिन वो नॉन लीनियर जो स्क्रीन प्ले था वो वहीं तक था। आगे इम्तियाज़ अली बिल्कुल भूल ही जाते हैं उस बात को। आगे बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन प्ले चलाया इम्तियाज़ अली ने पूरे फर्स्ट हाफ के अंदर, जो इतना ज़्यादा अपीलिंग फील नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल फील होती है मूवी, जस्ट लाइक अनदर रॉम कॉम। फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा फील होता है कि मूवी बस एक चेकलिस्ट टिक कर रही है। पहले जॉर्डन की लव स्टोरी सेट करना, फिर जॉर्डन का हार्ट ब्रेक सेट करना, और वो हल्के आदमी का जॉर्डन बनने का सफ़र कहीं ना कहीं खोसा जाता है फर्स्ट हाफ में। और जो पेन है ना, पेन वाली बात बस बातों में बात है, वो फर्स्ट हाफ में ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से दिखाई नहीं गई है। वो कुन फाया कुन तक दिखाई नहीं गई है, कुन फाया कुन पे आगे वो दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ अनपॉपुलर ओपिनियन बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, लोग बात नहीं करते हैं इसमें, लेकिन फ़नी है। रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत फ़नी है फर्स्ट हाफ में, और कटाना भाई की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है फर्स्ट हाफ में। ये एक ऐसी बात है जो लोग बात नहीं करते हैं, बस म्यूजिक की बात करते हैं, ये बात करनी चाहिए। और उसके साथ साथ लव स्टोरी जो है जॉर्डन की काफ़ी ड्रैग फील होने लगती है स्टार्ट में ही, अपने सेटअप में ही। एक वो लव स्टोरी से ज़्यादा फ्रेंडशिप बॉन्ड लगता है हीर और जॉर्डन का। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस मूवी के पास फर्स्ट हाफ में ये भी थी कि उसको म्यूजिकल बनने के सीट्स इसी फर्स्ट हाफ में सेट करने थे, बट वो सही से कर नहीं पाती है। पहला गाना जो आप गाने रॉकस्टार के सॉन्ग, रॉकस्टार की गोटेड एल्बम ऑफ कोर्स है, इस पे बात भी नहीं करूँगा मैं। इट्स लाइक मैजिकल और जितने भी होते हैं इंग्लिश के भारी वर्ड्स वो सब लगा दो, वो सब रॉकस्टार के लिए ही बने हैं, रॉकस्टार की एल्बम को अप्रिशिएट करने के लिए। इतनी ज़्यादा अच्छी एल्बम है। मोहित चौहान, ए.आर. रहमान, इरशाद कामिल ने मिलकर जो जादू करा है ना, वही इस मूवी को ऊपर ले जाता है। और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है रॉकस्टार की, उसके गाने जो मैंने अभी आपको बताया, वो फर्स्ट हाफ में है ही नहीं। 42 मिनट्स के बाद पहला गाना आता है रॉकस्टार का, पहला मतलब प्रॉपर गाना, फिर से उड़ चला। उससे पहले हल्के हल्के लिरिक्स और हल्का हल्का म्यूजिक है मूवी में, बहुत थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए, बट प्रॉपर गाना जो मूवी को ऊपर ले जा सकता था। अगर थोड़ा पहले आ जाता तो और मज़ा आता, बट इम्तियाज़ अली सर ने अगर यही लिखा है तो उनकी मर्जी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग फर्स्ट हाफ में काफ़ी ड्रैग फील करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है फर्स्ट हाफ की। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास नरगिस फाकरी की एक्टिंग। जी हाँ, आपको तो पता ही है। उससे पहले हम बात करते हैं रणबीर कपूर की। जब लिटरली रॉकस्टार में रणबीर कपूर अपना करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनकी मैडनेस, उनका दर्द, उनका पैशन स्क्रीन से बाहर निकलकर डायरेक्ट आपके दिल पे लगता है। और उन्हीं के अपोजिट हमारे पास थी नरगिस फाकरी। अब जब मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ये मूवी दोबारा देखी और मैं जब नरगिस फाकरी की एक्टिंग देख रहा था तो लिटरली सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। आपको भी लगने लगेगा कि हाँ, ये चीज़ आंखों में चुभती है। अगर मैं सीन्स की बात करूँ, चाहे आप बात कर लो वो बर्गर ऑफ वाला सीन, बर्गर ऑफ, ओके, या फिर आप बात कर लो वो लेजेंडरी आइकॉनिक सीन की। एक बात बता, पूछना मत कुछ भी, वरना मैं सच बोल दूंगी। वो सीन जब यहाँ हो सकता था, जिस तरीके से इम्तियाज़ अली ने विजन करा होगा, बट वो सीन यहाँ आके रह गया। वो मीम मटेरियल बन चुका है। लाइक आप वो देखते हो ना इंस्टाग्राम पे रील्स, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, वही वाली बात है। फिर मैंने बहुत सोचा कि थोड़ी बहुत डिसेंसी से बात कर लेते हैं हीर के कैरेक्टर की। तो मैंने मूवी के सीन्स रियलाइज़ करे और उसके बाद मेरे पास कुछ सीन्स निकल के आए प्राक्स के। जब हीर तकलीफ में थी, जब उसको दर्द हो रहा था, तब नरगिस फाकरी की एक्टिंग अच्छी थी, सही थी, बेरेबल थी। बट जब हीर खुश थी, जब वो खुश होकर बोल रही थी, तब ऑडियंस को तकलीफ हो रही थी उनको देखने में। और इसमें थोड़ी गलती इम्तियाज़ अली की भी लगती है। ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ अली ने सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर नरगिस फाकरी को एज हीर कास्ट कर लिया है, और बहुत हद तक हीर का कैरेक्टर अंडर रिटन भी फील होता है, जिस वजह से जॉर्डन और हीर की केमिस्ट्री उस तरीके से निकल के नहीं आती है जिस तरीके से आनी चाहिए थी। जहाँ पर रणबीर कपूर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंस दे रहे थे अपने लाइफ का, वहीं पर नरगिस फाकरी एज अ हीर सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि वहाँ पर हीर को होना था इस वजह से है। जहाँ पर रणबीर कपूर एक वोल्केनो
पियानो की तरह फटके आते हैं, वहाँ पर हीर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी चिंगारी की तरह होकर रह जाती है। इम्तियाज़ अली के यूजुअली जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल रिटन होते हैं, बट हीर उनमें से बिल्कुल नहीं है। हीर वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट इम्पैक्टफुल कैरेक्टर फील होती है इम्तियाज़ अली की। और उसी के अपोजिट अगर मैं प्राइम एग्जाम्पल की बात करूँ जो वन ऑफ द बेस्ट रिटन फील होती है वो है गीत। अगर आप कभी जब वी मेट की बात करते हो तो आप गीत के बिना उसकी बात नहीं कर सकते हो, बट आप रॉकस्टार की जब बात करते हो तो आप जॉर्डन की बहुत ज़्यादा बात करते हो, आप हीर की बात करना उतनी पसंद नहीं करोगे। बट जब वी मेट में इसका अपोजिट है, आप गीत की ज़्यादा बात करोगे क्योंकि उसका कैरेक्टर इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसी वजह से इन दोनों की केमिस्ट्री जितनी अच्छी निकल के आनी चाहिए थी उतनी अच्छी निकल के नहीं आती है। इसी से हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट होता है, लव एंगल और केमिस्ट्री बिटवीन हीर और जॉर्डन। इम्तियाज़ अली हमेशा से अपनी लव स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं। उनकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा सोलफुल, मीनिंगफुल, चीयरफुल होती हैं, लेकिन इस मूवी में इम्तियाज़ अली की लव स्टोरी काफ़ी अनकन्विंसिंग फील होती है। इतना ज़्यादा ही डेप्थ नहीं है लव स्टोरी में, क्योंकि ये लव स्टोरी शुरू कहाँ से होती है? दोस्ती से। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिल्ली में घूमते हैं, जंगली जवानी पिक्चर देखने आते हैं और कतिया करू पे गाड़ी चलती है, लेकिन फिर एकदम से ऑल ऑफ सडन हीर की शादी हो जाती है और एक ट्रांजिशन आता है कि बूम, एक ट्रैजिक लव स्टोरी बन चुकी है। लेकिन कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी, किसी को नहीं पता। वो ट्रांजिशन इतना ज़्यादा अब्रप्ट है कि कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। बस एक एक्सप्लेनेशन है जो लोग करते हैं कि हीर की एब्सेंस में जॉर्डन को हीर से प्यार हुआ, लेकिन एब्सेंस में प्यार हुआ वो चीज़ हमें थोड़ी पता लगी, हमें थोड़ी हिट करी। ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक इशू है मूवी का, और ये केमिस्ट्री निकल कर नहीं आती है। पहले दोस्ती वाली होती है, फिर एकदम ही ट्रेजिक लव स्टोरी पे आती है। ये जो होता है ना एक फॉल इन लव वाला फेस, वो मूवी में बहुत लैक करता है। इन सारी चीज़ों में नरगिस फाकरी की एक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है, जो हमने पिछले पॉइंट में बात करा, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कैरेक्टर राइटिंग भी बहुत ज़्यादा ही इसमें लैक करती है, क्योंकि एक कैरेक्टर जो आपको इतना परफेक्टली लिखा हुआ है जॉर्डन, उसकी जर्नी दिखाई, उसके एंगर दिखाया, उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई, सब दिखाया, लेकिन जॉर्डन का ही दिखाया बस। हीर की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ही मिसिंग पीसेस की तरह है, हमें खुद ढूंढनी है। इसी वजह से केमिस्ट्री इनकी निकल कर ही नहीं आती है, क्योंकि अगर आपको दो कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री दिखानी है तो दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल ही राइटिंग देनी पड़ेगी, इक्वल ही स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। इसी वजह से जो इमोशनल बैटल वाले सीन आते हैं ना, जिसमें दोनों को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, एक तो एक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, उसके राइटिंग भी अच्छी नहीं है, उसके डायलॉग्स भी अच्छे नहीं है, और एक कैरेक्टर के इतना सब कुछ है। तो आप जब बोलते हो ना कि हम लव स्टोरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं लव स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है शायद मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ। आप ट्रूली सिर्फ जॉर्डन के कैरेक्टर से ही कनेक्ट कर रहे हो, उसकी ट्रेजिक लव स्टोरी से, उसकी ट्रेजिक जर्नी से। उसने सब कुछ खो दिया, उसने सब कुछ हार दिया। जो वो जिम मॉरिसन बनना चाहता था जॉर्डन, जब वो जिम मॉरिसन बना तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, भाग गया वो, लेकिन फिर भी उसे वो चीज़ नहीं मिली जो उसे चाहिए थी। यही तो है डील विद द डेविल वाली फिलॉसफी, और यही कहीं ना कहीं मूवी का थीम भी था। तो अब आता है चौथा पॉइंट, आखिर रॉकस्टार को फिर किसने बचाया? वो था ऑब्वियसली उसके म्यूज़िक ने। अगर आप रॉकस्टार की बात कर रहे हो तो आप उसके एल्बम के, उसके म्यूज़िक के बिना आप रॉकस्टार की बात कर ही नहीं सकते हो। 90% लोग जिन्होंने रॉकस्टार देखी होगी उनको उसकी स्टोरी से ज़्यादा उसका म्यूज़िक, उसकी एल्बम याद होगी। हर एक गाना, हर एक लाइन, चाहे आप बात कर लो नादान परिंदे, चाहे आप बात कर लो सड्डा हक, या फिर मेरा पर्सनल फेवरेट तुम हो, एक एक लाइन इन गानों की इस तरीके से हिट करती है कि ये गाने अपने आप में एक दुनिया बन चुके हैं। इनका एक अलग ही कल्ट फैंडम है। मूवी का तो अलग है और इन गानों का अलग है। ऊपर से AR रहमान ने जो अपना साउंड ट्रैक दिया है, और फिर उसके बाद मोहित चौहान ने जो अपनी वॉइस दी है, भाई लिटरली मोहित चौहान की वॉइस रणबीर कपूर के साथ, जॉर्डन के साथ इतनी परफेक्टली ब्लेंड होती है। ऊपर से रणबीर कपूर ने एज अ जॉर्डन जो परफॉर्मेंस दिया है, ऐसा लगता है कि वही गाना गा रहे हैं। मतलब अगर आप रॉकस्टार मूवी से उसका म्यूजिक निकाल दो तो फिर ऐसा लगेगा कि आपने किसी इंसान के अंदर से उसकी रूह निकाल दी है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में तो म्यूजिक बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। स्टार्टिंग के 40 मिनट्स में तो कोई सा गाना है ही नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बीच में नोट्स आते हैं, फिर उसके बाद गाना आता है। अगर वही चीज़ थोड़ा पहले से आती तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। अगर सेकंड हाफ में भी वो म्यूजिक और वो एल्बम नहीं आती तो फिर मूवी इतनी अच्छी कैसे बन पाती? मूवी को वो दर्जा मिल ही नहीं पाता जो आजकल के टाइम पे दिया है। तो ओवरऑल अगर मैं स्टोरी की बात करूँ रॉकस्टार की, तो स्टोरी से ज़्यादा लोग म्यूजिक की बात करते हैं। मैंने लिटरली रॉकस्टार की क्रिटिसिज्म वाली वीडियो में कुछ पॉइंट्स दिए, इतने अच्छे पॉइंट्स दिए म्यूजिक को, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, वो तो आपको भी पता है। ये फिल्म कल्ट बनी नॉट बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी बट बिकॉज ऑफ इट्स म्यूजिक। एक मूवी मास्टरपीस तब बनती है जब उसके अंदर सारे एलिमेंट्स परफेक्टली ब्लेंड हो, उसका म्यूजिक अच्छा हो, उसके कैरेक्टर्स वेल रिटर्न हो, उसकी स्टोरी अच्छी हो, उसका प्लॉट अच्छा हो, उसकी एक्टिंग अच्छी हो। बट रॉकस्टार में ये सारी चीज़ एक साथ मिलके नहीं आती। एल्बम अच्छी थी और रणबीर कपूर एज जॉर्डन बहुत अच्छे थे, और फिर हीर का कैरेक्टर और नरगिस फाकरी की एक्टिंग ये फिल्म को लेट डाउन कर देते हैं। तो ये मूवी मास्टरपीस का दर्जा नहीं पा सकती है, एक कल्ट क्लासिक का दर्जा इसलिए पा सकती है क्योंकि सोशल मीडिया ने रॉकस्टार को एक इनफ एक्सपोजर दे दिया है। इसी वजह से रॉकस्टार को कहीं ना कहीं कल्ट का दर्जा मिला है। इसी से शुरू होता है हमारा 5वां पॉइंट, जो है सोशल मीडिया एंड मीम कल्चर। आपने रॉकस्टार देखी हो या ना देखी हो, लेकिन रॉकस्टार के एडिट्स आपने हमेशा देखे हैं, वो आपकी फीड्स में हमेशा रहते हैं। नादान परिंदे पे आपने इमोशनल एडिट देखा ही है, कौन पे एक मोटिवेशनल एडिट आपने देखा ही होगा। आपको हर मीम पेज में रणबीर कपूर की रोती हुई फोटो आपको देखने को मिलेगी ही।
तो इसी मीम कल्चर ने, इसी इंस्टाग्राम रील्स ने रॉकस्टार को ज़िंदा रखा, अमर कर दिया रॉकस्टार को। फिर इसी वजह से जेन ज़ीज़ ने, जो नई जनरेशन है, उन्होंने रॉकस्टार को एक कल्ट सिंबल का दर्जा दे दिया। आप इंस्टाग्राम एडिट से या मीम कल्चर से किसी मूवी को कल्ट बोल सकते हो, लेकिन मास्टरपीस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एडिट्स तो फ्लैंग झटके भी बनते हैं, लेकिन उसको हमने मास्टरपीस थोड़ी बोल दिया। तो इसी वजह से जेन ज़ीज़ ने रॉकस्टार को अपनी मूल मंत्र, अपनी ट्रेंडी, कम्फी, रिलेटेबल मूवी का टाइटल दे दिया। इस वजह से कोई मूवी कल्ट क्लासिक तो बन सकती है, लेकिन मास्टरपीस नहीं बन सकती। मास्टरपीस बनने के लिए टेक्निकल पॉइंट्स फुल चेक होने चाहिए, लेकिन रॉकस्टार की नहीं है। तो बात सिंपल है, इंस्टाग्राम रील्स ने, इंस्टाग्राम एडिट्स ने, मीम कल्चर ने रॉकस्टार को अलाइव रखा, रॉकस्टार को जिंदा रखा, एक्सपोजर देते रहे टाइम टू टाइम। बट इसका मतलब ये नहीं है मास्टरपीस बन गई, वो एक कल्ट क्लासिक का दर्जा तो पा गई और है उसके पास। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो उतनी ही फ्लॉज भी है मूवीज़ में। जितना उसका म्यूज़िक स्ट्रॉन्ग है, उतनी उसके फ्लॉज भी स्ट्रॉन्ग है। इन सब चीज़ों के बावजूद हमें रॉकस्टार बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लिटरली रॉकस्टार की तारीफ़ों पे एक अलग अलग वीडियोस बना सकते हैं। रणबीर कपूर के परफॉर्मेंस पे एक अलग वीडियो निकल कर आ सकती है, इम्तियाज़ अली के डायरेक्शन पे एक वीडियो निकल कर आ सकती है, AR रहमान सर की म्यूज़िक पे एक वीडियो निकल कर आ सकती है। उनका मैजिकल है म्यूज़िक इस मूवी में, तो मैजिकल। लेकिन एक ऐसी वीडियो भी तो इंटरनेट डिजर्व करता है ना, एक ऐसी वीडियो भी तो यूट्यूब पे होनी चाहिए जो एक क्रिटिसिज्म वाला साइड है रॉकस्टार का, जो लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादातर, पता नहीं क्यों। तो हमने सोचा एक ये वीडियो भी बनानी चाहिए। एक ये मेरे दिल में बहुत से पॉइंट्स थे बहुत टाइम से, तो मैंने ये वीडियो बना दी, हमने ये वीडियो बना दी। तो बस अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप बताओ, बुरी लगे तो बताओ, एग्री करते हो तो बताओ, डिसएग्री करते हो तो बताओ। हम रॉकस्टार हेटर नहीं हैं, वी आर रॉकस्टार लवर। मैंने रॉकस्टार लास्ट ईयर थिएटर में देखी थी, और उसके बाद तो रॉकस्टार मुझे अगर इतनी पसंद है तो इतनी पसंद है। एक दिल्ली के थिएटर में, पैक थिएटर में मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस था ना रॉकस्टार, वो मैजिकल था। ऐसा लग रहा था मैं कॉन्सर्ट में आ गया हूँ जॉर्डन के। रॉकस्टार बहुत आइकॉनिक मूवी है, रॉकस्टार सच में कल्ट क्लासिक बन चुकी है, फ्लॉज होने के बावजूद। तो बस कमेंट्स खुले हुए हैं, डिस्कस करते हैं कमेंट्स में, बताओ, सब्सक्राइब कर दो चाहो तो। और अगर आप जानना चाहते हो फॉरेनर्स क्यों RRR को इतना पसंद करते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो इंडियन यूनिवर्सेस का क्या हाल है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो कैसे सी एट दी मूवीज़।